बरतानिया, फ्रांस और इटली के मशहूर पाकिस्तानी नयाद बिजनेसमैन सरदार ज़हूर इकबाल से मिलने पेरिस में उनके हेड ऑफिस पहुंचे। पेरिस के वेयर हाउस का दौरा किया। चावल, दालों और मसाला जात की पैकिंग का प्रोसेस देखा। फतेह जंग जिला अटक का सरदार ज़हूर, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो कैसे फ्रांस पहुंचा? सिर्फ मिडिल क्लास नहीं बल्कि हम एक देहात में रहते थे। बस कुछ ऐसी एक फैमिली थी जिनकी बदौलत मुझे यहाँ पे आने का चांस मिला। तो वो आते थे पाकिस्तान, मैं उनको जाता था रिसीव करने के लिए अपने दोस्त के साथ, जो बाद में मेरा वो ब्रदर इन लॉ भी बना। तो हम जाते थे, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप फ्रांस आ जाओ। उनको ये लगा, उस वक्त मेरी बड़ी अर्ली एज थी, 15 साल का होऊंगा, 16 साल का। किस क्लास में पढ़ते थे? जी मैंने मैट्रिक तक पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद नहीं पढ़ा? उसके बाद नहीं। फिर मैं बड़ी अर्ली एज में मैंने यानी कि जो बिज़नेस हमारा है उसकी उस वक्त मैंने बुनियाद रखी थी। पाकिस्तान से मेरी 14-15 साल उम्र थी जब मैंने पहली किराने की शॉप फतेह जंग में बनाई। डंकी लगाकर यहाँ पहुंचे या बाकायदा वीज़ा लगवाया था? मैं जी वहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आया तो मेरे पास फ्रांस का 3 दिन का वीज़ा था। तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मुझे इन्होंने ऑफ़र की तो उस वक्त पासपोर्ट बड़ी मुश्किल से बनते थे। पासपोर्ट बनवाने के बाद कि जब मैं सदर में गया टिकट लेने के लिए, तो मैंने ये समझा था कि पासपोर्ट जब बन गया तो बस हमने चले जाना है। तो उनको जब मैंने अपना पासपोर्ट दिया और वो दूसरे साथी जो मेरे साथ थे उनका, तो उसने पासपोर्ट के जो पेज हैं उनको आगे पीछे करना शुरू किया। तो मैंने कहा जी आप क्या भाईजान देख रहे हैं? उस वक्त यानी कि पासपोर्ट को राइट साइड पे यानी कि उसकी राइटिंग होती थी हाथ से। तो मैंने कहा मेरा नाम और एवरीथिंग इज़ जो है वो फर्स्ट पेज। तो वो मुझे कहता है नहीं जी मैं फ्रांस का वीज़ा देख रहा हूँ। मैंने कहा भाईजान मैंने फ्रांस नहीं, मैंने पेरिस जाना है। आपको ये पता नहीं था फ्रांस और पेरिस में क्या फर्क? मुझे ये फ़र्क नहीं पता था। आपने फ्रांस जाना है तो लिहाजा आपको वीज़ा चाहिए फ्रांस जाने के लिए। तो मुझे खैर शर्म भी आई यार कि ये तो थोड़ा गलत हो गया। बहरहाल मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा फिर अभी कैसे होगा, किस तरह करना है? शॉर्ट स्टोरी के उसने कहा कि आप एम्बेसी जाएं। हम एम्बेसी गए। जब हम एम्बेसी गए तो उसने हमारे ऊपर सवाल जवाब शुरू किए। तो वो कहता है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट कहाँ है? मैं कहा हमारा अकाउंट ही नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट कहाँ से होगी? दोस्तों की मालूमात के बाद हमें वो एक बंदा मिला जिसने हमें वो फैसिलिटेट किया और उसने वीज़ा लगवा कर दिया। और 3 दिन का वीज़ा था मेरा और 1 महीने का वीज़ा था हॉलैंड का, लेकिन 3 दिन का ट्रांजिट वीज़ा था फ्रांस का। तो बस उसी 3 दिन के वीज़े के ऊपर हम आए और यहाँ आकर हम टिक गए। यहाँ आपने बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ी कर ली? आपका फ्रांस में, यूके में, इटली में आपकी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। पाकिस्तान से राइस मंगवाते हैं, आटा मंगवाते हैं, स्पाइसेस मंगवाते हैं। कैसे ज़हन दौड़ाया कि ये सारी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर ली? सबसे पहले जो आपकी अपने वालिदैन के साथ लगाओ और उनकी दुआएं आपके साथ होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे जो वालिद साहब हैं, हम 3 भाई हैं, तो मेरे वालिद साहब जो थे वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे। मैं उनके साथ बैठता था, उनके साथ खाना खाता था। वो जब तक घर ना आए मैं उनका इंतज़ार करता था खाने पे। बल्कि हमारे गांव में हमारी जो बैठक थी जिसे हम हुजरा कहते हैं, वो एक गांव में सबसे ऊंची जगह थी। तो वो सामने से जब गाड़ियाँ आ रही होती थी ना, तो जो गाड़ी अच्छी आती थी मैं उनसे कहता था हाँ जी एक दिन आप इस तरह बैठक में बैठे होंगे तो मैं बैर जाऊँगा, वहाँ से मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, फिर मैं आऊँगा और आप यहाँ बैठे होंगे तो मैं गाड़ी लेकर आऊँगा, इस किस्म की गाड़ी लेकर आऊँगा। तो वो मेरे साथ मजाक करते थे, कहते बेटा बिल्कुल इंशाल्लाह तुम एक दिन करोगे इस तरह। आपने शुरू में कौन सी नौकरी की? सबसे पहले तो मैंने यानी कि अपना एक दोस्त के ज़रिए मैंने प्रेस का काम सीखा, यानी कपड़े इस्त्री करने का। उस वक्त फ्रांस में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज थी, कपड़े इस्त्री करते रहा। पाकिस्तानी जानना चाहते हैं कि उनका एक भाई जो फ्रांस में गया है वो अब कितना अमीर है,
उसमें क्या कितने पैसे कमा लिए हैं, कितनी एक्सपोर्ट है, कितनी इंपोर्ट है, टर्न ओवर जो है आपका ओवरऑल वो कितना है? अगर फ्रांस की बात करें तो हमारा 15 मिलियन है, और इसी तरह हमारा 14-15 मिलियन जो है वो इटली का है, और 10 मिलियन जो है वो हमारा है पाउंड में यूके का। तो ये क्योंकि एक ही ग्रुप है, इन सब को अगर आप मिलाएं तो हमारी 45-50 मिलियन जो है वो हमारी टर्नओवर है इन यूरो। आपने पाकिस्तान में एक हाउसिंग स्कीम भी तो शुरू कर रखी है। फतेह जंग में ही शमा रॉयल सिटी के नाम से शुरू की, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसका मेन मकसद जो था मेरा, वो शुरू करने का ये था कि मैं अपने इलाके में एक ऐसा काम करूं, जो हमारे इलाके के बहुत सारे लोग हैं जो माशाल्लाह वेल सेट हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो बैरियर टाउन और DHA और गुलबर्ग ग्रीन ऐसी जगहों पे जाकर रहते हैं, इस्लामाबाद भी रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हम उनको यहाँ पे ऐसी एक फैसिलिटी दें कि वो बजाय इस्लामाबाद और कहीं और जाने के यहाँ रहें, और साथ ही जब हमारी ये सोसाइटी और हमारी जो हाउसिंग स्कीम कामयाब हो जाए और यहाँ पे हमारे इलाके के लोग जो हैं उनको जॉब भी मिले, वो कोई चौकीदार हो, कोई इलेक्ट्रीशियन हो, कोई ड्राइवर हो। जब से यानी कि हमारा CPEC बना, तो हम CPEC की जो पहली एग्जिट है जब निकलता है पेशावर मोटरवे से, तो पहली एग्जिट जो है फतेह जंग वाली है और उसके ऊपर है। बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होता है, आप ये बताएं कि जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा जो था वो कौन सा? कई आए हैं, लेकिन उस वक्त जब यानी कि 2005 जनवरी 4 जनवरी को मेरा जो वेयर हाउस था पेरिस में, 7वां जगह का नाम था, वहाँ पे मुझे शाम तकरीबन 3-3:30 बजे मैं ऊपर दफ्तर में था, तो नीचे से आवाज़ आई कि 7 वाले स्टोर में आग लग गई है। तो जब मैं दौड़ कर नीचे आया तो वो आग इतनी आनन फानन लगी कि वो हमारे वेयर हाउस तक भी आ गई। आपका जो वेयर हाउस था वो इंश्योर्ड नहीं था? वाकई इंश्योर नहीं था। तो आपका तो सब कुछ ख़त्म हो गया? मेरा सारा कुछ ख़त्म हो गया। तकरीबन वहाँ पे 4-4.5 लाख यूरो का वहाँ पे जो स्टॉक था। और जब मैं शाम अपने घर गया तो बच्चे तो मेरे बहुत छोटे थे, तो मैंने अपनी मिसेस से कहा कि आप ये समझो कि जब मैं 1988 में पाकिस्तान से आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज हम उस सेम जगह पे आके खड़े हो गए हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेरे दोस्तों की, और मेरे जो बैंक मेरे साथ काम करते थे, मेरे जो भाई थे, उन्होंने मुझे इतना हेल्प आउट किया कि ठीक 6 महीने बाद मुझे समझ ही नहीं लगी कि इधर आग भी लगी थी, मेरा नुकसान भी हुआ था। आपने कितनी जायदाद अब तक बना ली है, कितनी गाड़ियां हैं, कहाँ कहाँ हैं? प्रॉपर्टी जो हमारे पास तो पहले भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें अभी काफ़ी इजाफा हुआ है। 2 एकड़ का ये जो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये वेयर हाउस है, हम पेरिस में हैं। कितनी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे? हमारे पास प्राडो है जी, रीवो है जी, टोयोटा है जी, और यहाँ पे हमारे पास पोर्श है जिसमें आपको भी इंशाल्लाह सैर करवाएंगे, और उसके बाद हमारे पास लैंड क्रूज़र है, और एक वो है रेंज रोवर है, वो यूके में है। ईफल टावर देखने आए, उनका नवासा आर्यान भी उनके हमरा था। घर आए, बेटे बेटियों के हमरा पुरतकल्लफ खाना खाया। नज़ीर साहब ये बताएं कि आपके फादर हैं, आप इनके पास रहे पले बड़े, सबसे बड़ी इनकी अच्छी खूबी क्या है और आपको कौन सी चीज़ पर इनसे इख्तलाफ रहता है? पहले इख्तलाफ की बात कर लें तो ये अक्सर प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं तो हमें पता भी नहीं होता, तो प्रोजेक्ट के आधे में जाके तो पता चलता है कि ये काम मैंने शुरू कर लिया है जी, तो फिर उसको कंप्लीट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो कभी कर भी लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जो है ना पहले कभी कभी नहीं करते। हाँ। ठीक है। और खूबी क्या है? तो खूबियाँ तो बहुत हैं, खूबियाँ बाकी सारी खूबियाँ ही हैं। क्या क्या? मसलन बहुत ही दिल के अच्छे हैं, ठीक है जी, तो गरीबों का ख्याल रखना, और भी रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखते हैं पाकिस्तान में, डोनेशन वगैरह। और तो कभी डांटा आपको? डांटा, कई दफ़ा डांटा, क्यों नहीं डांटा? मार भी पड़ी कभी? नहीं, मार मुझे नहीं लगता, छोटे होते पड़ती होगी खैर, लेकिन अभी नहीं पड़ी, रिसेंटली तो ऐसी कोई याद नहीं है। बेशुमार खूबियाँ हैं इनमें, गिनी नहीं जा सकती। आपको कोई गिला शिकायत?
नहीं, मुझे कोई गलत शिकायत नहीं है ऐसा। कभी कहा हो ज़्यादा शॉपिंग ना किया करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी अगर कोई बात करनी हो या कुछ भी तो फ्रेंडली बात कर लेते हैं। और इख्तलाफ किस बात पे होता है? तनाव ज़्यादातर तो काम पे होता है, बिजनेस वगैरह पे थोड़ा बहुत। क्लाइंटों को कई दफ़ा कोई प्राइस वगैरह कोई देनी हो या कुछ ऐसा कुछ काम कम दे आते हैं और बाद में पापा से थोड़ी बहुत बात सुन लेते हैं। क्या सबसे अच्छी बात क्या है आपके पापा में, और कौन सी बात है जिससे आप कहती हैं कि ये ठीक नहीं है बाबा, ये ठीक करें अपने आप? सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, कुछ भी हो तो उनको इजीली बता सकते हैं और मुझे पता होता है कि किसी न किसी टाइम, बेशक अगर टाइम भी लगे तो वो समझ जाते हैं। शुरू में इनका यही मसला है कि कभी कोई बात पूरी पता नहीं होती और पहले ही डांटना शुरू हो जाते हैं। आप लोग तो यहाँ पले बड़े हैं, आपने ये उर्दू कैसे सीखी? उर्दू घर में हम लोग सारे उर्दू ही बोलते थे, मतलब मामा पापा मेरे साथ उर्दू में बात करते थे। और पंजाबी भी आपकी बड़ी खालस है? पंजाबी मैं दादू को सीखी क्योंकि उन्होंने नाल मैं गल करनी है या उर्दू च ते जवाब देने हैं पंजाबी च, ते वत मैं शुरू ते मां मसला होना है पर वत आहिस्ता आहिस्ता आ गई। आप बताएं अपने फादर के बारे में। आपके नाम पे ब्रांड भी है, शमा ब्रांड, तो आप बिजनेस में कैसे आपको वालिद साहब लाया, क्या वजह थी? जो आप में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सलाहियत थी या वालिद आपके बड़े ब्रॉड माइंडेड है? नहीं, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड भी हैं। ब्रॉड माइंडेड के साथ वो बहुत अच्छे मेंटोर हैं। किसी को भी कोई भी काम सिखाने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, कुछ छोटा सा काम भी हो। और मैं तो 13 साल के बच्चे को सिखाना और बिज़नेस करना सिखाना वो तो बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मैंने पहली कॉल की थी, टेली मार्केटिंग करती थी मैं। स्टार्ट में पहली कॉल पे मैंने फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि मैं शमा इंटरनेशनल से बात कर रही हूँ। उस टाइम शमा कैश एंड कैरी होती थी, तो मैं शमा कैश एंड कैरी से बात कर रही हूँ, तो आपको कुछ चाहिए? एक शॉपकीपर था रैंडम, उसने कहा कि ये कौन है जो मुझे इस तरह कॉल करके कह रही है तुम्हें कुछ चाहिए। तो खैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने पापा से पूछा कि क्या करूँ, मतलब बात करने की कोई एक रीज़न स्टार्ट आप किस तरह से करो उनसे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर मैंने काफ़ी अर्सा टेली मार्केटिंग भी की, मैंने सप्लायर्स के साथ भी डील किया। यू आर न्यू एंट्री इनटू द फैमिली, हाउ यू फाउंड देम? हाँ जी, मैं 5 साल हो गए मेरी शादी को, तो काम में भी मैंने कुछ साथ दिया इनका। इनकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं इतनी मेहनत करने वाले, जितनी मेहनत इन्होंने की है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि इनके लिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं। ये संडे हो या कोई भी वीकेंड हो, ये अपने आप को उस तरह बॉस नहीं समझते कि मैं बॉस हूँ तो मैं ये छोटा काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान से आए थे, कैसे एडजस्ट हो गए शम्मा के साथ? फैमिली ऐसी है कि वो आपको अपना फुल फैमिली मेम्बर बना लेती है, अपने बच्चों की तरह रखती है। आंटी, अंकल, ये शमा के बहन भाई सब इन्होंने अपना समझ के अपनाते हैं। मियां बीवी की लड़ाई तो होती होगी, किन बातों पर होती है? जी बस होती रहती है, काफ़ी होती है लड़ाई। किन बातों पर होती है लड़ाई? बस कभी मेरी तबीयत ख़राब ना होती है, कभी मेरा तो उस वजह से कभी ये तंग करे तो फिर मैं इनसे लड़ती हूँ, क्योंकि मुझे बताए बगैर सारे प्रोग्राम बना लेते हैं, एंड पे जाकर मुझे बताते हैं चलो जी। जो बच्चे हैं इनको किसने रेज और सारा कुछ गाइड किया? दोनों ने, क्योंकि माँ घर में ही होती है, वो तरबियत देती है घर की और बाप बाहर की। यूरोप में रह के भी हमारे बच्चों का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ हैं, कोई ऐसी वैसी इनमें चीज़ नहीं है। जोहर साहब भी बहुत अच्छे हैं। जोहर साहब अच्छे हैं? क्या इनकी क्या सबसे अच्छी बात है? इनकी सबसे अच्छी बात है कि सबसे प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। पैसे मेरे हाथ में है सारे। अच्छा, सारे पैसे सब मेरे पास हैं, कोई रोक टोक नहीं है किसी बात की। पाकिस्तानी मजहबी स्कॉलर डॉक्टर ताहिर उल कादरी फ्रांस के दौरे पर थे, उनसे मुलाकात हुई। पाक फ्रांस ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया।
जिसमें यूरोप भर से टीमों और शायकीन की बहुत ज़्यादा तादाद में शिरकत की। इन टीमों में मारूफ पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल थे। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर इफ्तिखार आसिम और सरदार ज़हूर इकबाल थे। रिवर साइड पहुंचे। तकरीब में फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और नामवर कारोबारी व समाजी शख्सियात मौजूद थी। इनकी कंपनी ने कारोबार के 20 साल मुकम्मल कर लिए हैं। शिप पर इस हवाले से तकरीब का खुसूसी एहतमाम किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान साहब ये बताएं कि पाक फ्रांस जो तजारती तल्लुकात हैं, इसमें हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैनों का क्या रोल है और किस तरह से ये तजारती तल्लुकात बढ़ाए जा सकते हैं? सफारत खाने की जो फ़राइज़ हैं उसमें जिस तरह सियासी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है, दफ़ाई ताल्लुकात को, लेकिन तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना ये एक टॉप प्रायोरिटी है। जो हमारी बरामदात हैं फ़्रांस की तरफ, वो 1.5 बिलियन डॉलर्स पिछले साल पहुंची, और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी तो ताजर बरादरी है पाकिस्तान में और फ़्रांस में मौजूद, जिस तरह सदात साहब हैं और दूसरे लोग हैं, इनका एक बड़ा किरदार है। आप पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के चेयरमैन भी हैं। आप ये बताएं कि फ़्रांस और पाकिस्तान के दरमियान किस तरह की चीज़ों की तजारत हो रही है? पाकिस्तान से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्सटाइल है, फूड का बिज़नेस भी है, और फ्रांस से भी बहुत सारी चीज़ें कुछ हो रही हैं और की जा सकती हैं। और जो हमारा फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान जो एक फ़िज़ा बनी हुई थी वो भी इतनी खुशगवार नहीं थी, तो हम ये चाह रहे थे कि इस फॉर्म के ज़रिए हम अपनी ये दो जो मुल्क हैं उसमें हम ब्रिज का किरदार अदा करें और उसमें हम लोगों को जो बिज़नेसमैन हैं उनको फैसिलिटेट करें। आप उन पाकिस्तानियों में शामिल हैं जिन्होंने बैरून मुल्क से पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी की है। आप ये बताएं कि इस हवाले से अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि इसमें बड़ी मुश्किलात हैं। वो कौन सी मुश्किलात हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है? देखिए, ये मुश्किलात तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में हर मुल्क में है। ये अलग बात है कि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान में ही मुश्किलात नज़र आती हैं, लेकिन हमें एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए ओवरसीज़, बजाय गिले शिकवे करने के हमें पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। हम अपनी एक्सपर्टी जो यहाँ पे हमने काम करके, यहाँ मेहनत मजदूरी करके जो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी हैं वो पाकिस्तान में भी डिलीवर करनी चाहिए, और हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम ये जो फ्रांस की धरती है इससे भी हमारा रोज़ी रिज़्क लगा हुआ है, इसमें हमने अपने आप को डेवलप भी किया है। फ्रांस भी हमारे लिए उतना ही हमारे लिए काबिल एहतराम है जितना पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बाज़ चीज़ों के यहाँ आने पर पाबंदी है, जैसे खाने की कुछ चीज़ें हैं, आटा है। आप चाहते हैं कि ये खुल जाए? पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से वहाँ से पाबंदी लगाई गई, और हम इसकी मैं समझता हूँ मजम्मत भी करनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान से आटे के ऊपर, स्पेशली जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसके ऊपर पाबंदी उठाई जाए, और अपने जो ज़मींदार हैं उनको हेल्प आउट किया जाए ताकि हम मैक्सिमम गंदम की जो पैदावार है वो लें। और किस किस चीज़ पर पाबंदी है? और ये यूरोप में इस तरह है कि अपना जो भी चिकन और मीट बेस्ड चीज़ें हैं, चाहे मिल्क प्रोडक्ट कोई भी हों, उन पे पाबंदी है। और उसका रीज़न ये है, गवर्नमेंट जो है यहाँ की, जो यूरोपियन यूनियन है, उनका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जाता, जानवरों की हेल्थ का, और उनकी ट्रीटमेंट उस तरह नहीं होती है, लिहाजा वो हमारी मेयार पे पूरे नहीं उतरते हैं। मैंने मुशाहिदा किया है कि बहुत सारे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़
यहाँ आकर अपनी शनाख्त खो देते हैं या उनकी अगली जनरेशन शनाख्त खो देती है। आपके बच्चे उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, पाकिस्तान से भी कनेक्टेड हैं, आपने वहाँ भी बिज़नेस रखा हुआ है, ये कैसे मैनेज किया? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेजेबल होती हैं, वेल होनी चाहिए फ्राम द फर्स्ट डे। और जब स्पेशली मेरे बच्चे यहाँ पे आ गए तो उसके बाद मैंने इनको हर साल, कभी साल में 2 दफ़ा भी, वरना हर साल में जब तक जॉब भी करता था इनको पाकिस्तान भेजता था। फिर मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया। और सही पूछे तो मेरा बिज़नेस पाकिस्तान करने का मकसद ही ये है कि मेरे बच्चों का कोई ना कोई इंटरेस्ट रहे पाकिस्तान के साथ। और आज मेरे बच्चे जो हैं, मैं जब हम छुट्टियों पे कहीं भी जाते हैं तो उनकी विश यही होती है कि हम पाकिस्तान ही जाएं और अपना हमारा जो आबाई गांव है वहाँ ही जाएं। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जी। आप ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके क्या मसाइल हैं यहाँ पर और किस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको हल कर सकती है? मसाइल तो जर्नल जो है लोगों के हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेपर उनके पास नहीं होते हैं, इनलीगल आ जाते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे उनको मना करूँ तो एक दिन मैं भी इनलीगल था, मैं भी इनलीगल ही आया था, मेरे पास भी 3 दिन का वीज़ा ही था। तो ये किस्मत मुकद्दर की बात होती है। मैं समझता हूँ हमें मूव ज़रूर करना चाहिए, लेकिन तजर्बे से और यहाँ रह कर ये पता चला है कि हमें लीगल वे इस्तेमाल करने चाहिए। बाकी गवर्नमेंट हमारी जो है, मैं समझता हूँ एम्बेसीज़ जो हमारी हैं वो हमारी हमेशा हेल्प करती हैं, बहुत तावन करती हैं। ख़ास करके फ़्रांस में हमारी एम्बेसी जो है वो बड़ी कोऑपरेटिव है। इटली में अपने वेयर हाउस पहुंचे, वेयर हाउस का दौरा किया। सरदार साहब, इटली के अंदर जो है आपका कारोबार, इसमें कितने वेयर हाउस हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, क्या क्या है यहाँ पर आपका? आप ये समझ लें होल सेल का जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे जो क्लाइंट है उनकी हम यहाँ से पूरी करते हैं। और उसके अलावा हमारी 6 ब्रांचेज़ हैं, एक हमारा रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। सरदार साहब, आप पाकिस्तान से क्या क्या मंगवाते हैं और बाकी किस किस मुल्क से क्या क्या मंगवाते हैं? जी, पाकिस्तान से हमारा मेन जो इम्पोर्ट है, सबसे बड़ी जिसे आप कह सकते हैं, वो राइस की है। स्पाइसेस आते हैं, उसके अलावा जूसेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। और हमारी ज़ाती तौर पे जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं पाकिस्तान के यहाँ पे मुतारफ़ करवाएं, ताकि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी इसमें एक बेनिफिट है कि हम एज ए ज़र मुबादला पाकिस्तान में यहाँ से भिजवाते हैं। इटली में बासमती राइस मशहूर है या सेला राइस है? आपने सेला राइस यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया? सेला राइस जो है मेन जो मुतारफ़ करवाया हुआ है, हमने इटली की बात करें या कहीं और की करें, हम ही ने करवाया है। हमारे ही ब्रांड से, शमा ब्रांड से ही ये मुतारफ़ हुआ है। और यहाँ पे हमारी सेल जो है बासमती की भी है, जिसे 1121 कहते हैं, उसमें स्टीम भी है और उसमें बासमती भी है, वाइट वाला भी, और प्लस सेला भी है। तो इसकी हमारी बहुत बड़ी सेल है। कितने मुलाजम हैं यहाँ आपके? मुलाजम हमारे पास जी, अगर हमारे जो शॉप हैं, जो ब्रांचेज हैं, उन सब को मिला के यहाँ अगर आप करें तो 50 मुलाजम हैं हमारे। 50 जी। अच्छा, 50। और पाकिस्तानी कितने हैं? इसमें मोस्टली पाकिस्तानी हैं जी। और आपके ये वेयर हाउस में कहाँ कहाँ से सामान आता है? ये सामान हमारा जी यूरोप से भी आता है। कुछ चीज़ें हमारी जो हैं वो हम बल्क में जो लेते हैं अपना फ्रांस में, तो फ्रांस से भी हम इनको सप्लाई देते हैं। उसके अलावा यूरोप के स्पेन से भी इनकी सप्लाई आती है। बेल्जियम से इनके जो है फ्रोज़न जो चिकन है वो आता है। तो इसी तरह यानी कि हॉलैंड से भी कुछ चीज़ें आती हैं। सब्जियां जो हैं वो थ्रू आउट अफ्रीका से आती हैं, हम डायरेक्ट नहीं करते। हमारे कुछ और दोस्त हैं जो और हमारे साथ काम करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं, फिर हम उनसे सब्जियां भी लेते हैं जो अफ्रीकन लोगों को इस्तेमाल के पास जाती हैं, उनकी ज़रूरत पूरी करती हैं। जुम्मा की नमाज अदा करने मस्जिद आए। तो यहाँ पे आपके भतीजे भाई हैं, तो क्या फ्रांस में भी ऐसे ही फैमिली बिजनेस है? सबसे पहले फ्रांस में ही आया था, उसके बाद मैं छोटे भाई को लेकर आया हूँ। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि फैमिली बिजनेस और यूनिटी जो है, असल आपकी कामयाबी का राज ये है। तो अगर आप यूनिटी में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ जुड़ के रहते हैं, तो अल्लाह ताला हमेशा उसमें बरकत भी डालता है और आपकी अल्लाह ताला मदद भी करता है, और इसी में बरकत है। आज अगर हमारा कामयाब बिजनेस है
और इसमें हमारे वालिदैन की दुआएं भी हैं और मेन मैं समझता हूँ उनकी दुआओं के बाद हमारा जो आपस में यूनिटी है और हम इकट्ठे हैं आपस में, ये हमारी ताकत है। इटली में मौजूद अपनी कंपनी की फ्रेंचाइज का दौरा करने पहुंचे। मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया। इनके भाई सरदार आसिफ इकबाल इटली में रहते हैं, उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। आप ये बताएं कि आपके जो भाई हैं सरदार ज़हूर, इनकी खूबियाँ क्या है, खामियाँ क्या है, कैसे भाई हैं? ये जी इनकी खूबियाँ इतनी हैं कि वो गिनने में नहीं आती। ठीक है, जिधर हम सब हैं वो माशाल्लाह हमारे माँ बाप की दुआ के बाद, अल्लाह ताला के करम के बाद, ये मेरे भाई की वजह से हम हैं सारे। ये अभी खूबियाँ गिन नहीं सकते कि कितनी खूबियाँ हैं इनमें। यानी फैमिली को सबको चलाना हमारे इलाके में, ये नहीं हम एक मिसाल हैं डिस्ट्रिक्ट अटक में कम अज़ कम कि अभी 3rd जनरेशन चल रही है और इन्होंने सबको इकट्ठा रखा हुआ है। फैमिली सिस्टम है हमारा। इटली में, पाकिस्तान में, एक भाई पाकिस्तान में है, हम इधर हैं, ये पेरिस में हैं, लेकिन किचन पाकिस्तान में एक ही चलता है। जब भी हम जाते हैं एक ही घर में रहते हैं, एक ही किचन में खाते हैं। इनकी कोई खामी भी नहीं? खामी कोई नहीं, खामी नहीं बता सकते वो सीक्रेट रहने देंगे। नहीं, खामी भी बताएं ना, गुस्से में आ जाते हैं। नहीं, गुस्से वाले नहीं हैं। बस ये है कि मानते बात नहीं है। हम सब फैमिली जो किसी बात पे इनको रोकते रहें कि ये काम ऐसे नहीं है, हम सब यानी 20 मेंबर अगर कहें कि ये गलत है, ये अपनी जगह डट जाते हैं, नहीं ये ठीक है। वो हमारी बात इस तरह मानते नहीं हैं। पाकिस्तानी दोस्त अजमल शाहिद और चौधरी फारूक जट ने उनके एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया। इशाइया में पाकिस्तानी शख्सियात के साथ साथ इटली की नामवर शख्सियात बशमूल लोकल MNA मौजूद थे। बिग बैन लंदन पहुंचे। सरदार साहब, आपने फ्रांस और इटली के बाद यूके ऑपरेशन जो है ये कब शुरू किया? यहाँ तो लोग बहुत पुराने आबाद हैं, तो आपका जो नया आना है यहाँ, वो कंपटीशन तो होगा बहुत। यहाँ पे चूँकि वाकई कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने एक बात पे फोकस किया, क्वालिटी पे हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और दूसरा, हमने ये अपने क्लाइंट के साथ जो हमारा रिलेशन था वो हमने मजबूत से मजबूत तर किया, और उसी की वजह से हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। यूके में जो आपका बिजनेस है, इसका कितना वॉल्यूम है, कितने स्टोरों में आपकी चीज़ें जाती हैं? हम लंदन में मेरा ख्याल है ऐसी कोई शॉप नहीं है छोटी बड़ी जिसमें हम अवेलेबल नहीं है। हम चूँकि सिर्फ अपने ही ब्रांड में, जो हमारे अपने ब्रांड्स हैं, शमा है या बाकी जो ब्रांड है, उनमें हम काम करते हैं और वो ही हमारे प्रोडक्ट हैं। आपका जो चावल है वो बरतानिया में कितना बिकता है? क्या यहाँ के लोगों का मिजाज फ्रांस और इटली से मुख्तलिफ है? राइस की यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से तो हम पहले नंबर पे फ्रांस में हैं, और फ्रांस में तो जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है, इन्होंने जब वहाँ पे सर्वे करवाया तो हम वहाँ पे खड़े हैं 60% और बाकी सारे राइस वाले वहाँ पे 40% है। इधर हमारी मार्केट उस हिसाब से उस तरह हमने ग्रोथ नहीं किया, लेकिन हमें एडवांटेज ये है कि हम सिर्फ अपने ब्रांड में और शमा और हमारा सन राइस जो है उसमें काम करते हैं। तो जब उसमें काम करते हैं, उसको अगर कंपेयर करें तो हम बहुत ऊपर हैं, क्योंकि हम हर शॉप पे हैं, हर जगह हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। लोग हमें यानी कि हमारे प्रोडक्ट को प्रेफरेंस करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। नहीं, अगर फिगर्स में देखा जाए तो कितना वॉल्यूम है, कितने पाउंड्स, कितने? जी पाउंड हमारी जो यहाँ पे जो हमारी जो सेल है ना जी, वो हमारी तकरीबन यानी कि 10 से 15 मिलियन की जो सेल है, उसमें हमारा तकरीबन मेन जो रोल है वो राइस ही का है।
और कंटेनर के हिसाब से देखें तो हमारे इज्तिमाई तौर पे तकरीबन 8 से 10 कंटेनर जो हैं वो हम महीने में यहाँ पे सेल करते हैं और एक कंटेनर में आप ये समझे कि 25 टन राइस होता है। लंदन हार्लो में भी उनका कंपनी वेयर हाउस है। आप यूके ऑपरेशन के इंचार्ज हैं जी। ये बताएं कि जो यूके के लोग हैं, जो पाकिस्तानी, एशियन, इनका मिजाज क्या यूरोप के दूसरे बाशिंदों से मुख्तलिफ है? कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी देसी कम्युनिटी यूरोप के हिसाब से या फ्रांस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन लोग शामिल हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जौन सी हमारी वो एथनिक प्रोडक्ट्स में हमारी स्पेशलाइजेशन है। तो इस वजह से जैसे आप राइस की बात कर लें, आटे की बात कर लें, उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और अफ्रीकन लोग भी बांग्लादेशी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बांग्लादेशी की मेन डिश ही राइस होती है। तो हम राइस में स्पेशलाइज्ड हैं, तो राइस हमारा बांग्लादेशी कम्युनिटी में बहुत अच्छा बिक रहा है। सरदार ज़हूर साहब जो हैं, इन्होंने आपको यहाँ इंचार्ज बनाया हुआ है, ये कैसे शख्स हैं? कितनी आज़ादी है, कितना इनका कंट्रोल है? इनों की आज़ादी की बात अगर आप करें तो मैं ख़ुद ही सब कुछ हैंडल करता हूँ। इन्होंने मुझे शुरू में बहुत गाइड किया। इन्हों का शफीक हाथ मेरे सर पे रहा। जब भी कभी कोई मुश्किल आती है तो मैं इनको रब्ता करता हूँ। वैसे यूजुअल ऑपरेशंस में इन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है। मैं ख़ुद ही बाइंग करता हूँ, ख़ुद ही सारी इधर यूके की स्ट्रेटजीज़ जो भी हैं वो मैं ही प्लान करता हूँ। ये जो हमारी एशियन मार्केट है या देसी मार्केट है, इसमें आप कहाँ खड़े हैं यूके में? हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमारा कभी भी फोकस सेल पे नहीं रहा। हमारा फोकस रहा है अच्छी क्वालिटी हमने अपने पाकिस्तानी देसी लोगों को प्रोवाइड करनी है। उसके लिए हमने शुरू में काफ़ी स्ट्रगल भी की, क्योंकि जब क्वालिटी अब अच्छी होगी तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो हमें अपनी जगह बनाने में टाइम लगा, लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि अच्छी क्वालिटी लेनी है तो शमा का राइस यूज़ करें, शमा की प्रोडक्ट्स यूज़ करें। क्या फिगर्स है आपके पास? ये आप का जो है ये तो वेयर हाउस है, लेकिन कितने स्टोरों में अंदाज़न आपका प्रोडक्ट्स जाता है? अगर आप एथनिक मार्केट की बात करें तो 90+ % जॉनसन है स्टोर्स में हमारी प्रोडक्ट होती हैं। अब जब भी कोई नया स्टोर पाकिस्तानी या एशियन, इंडियन या बंगाली खुलता है तो वो दे कॉल अस कि हमें आपकी प्रोडक्ट शमा राइस चाहिए।